तो यार अब आपके नीट 2025 एग्जाम में बहुत ही कम समय बचता है एंड इसीलिए ज़रूरी है कि हम एकदम क्रिस्प और प्रिसाइज कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए बीइंग अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट मैंने आप लोगों के लिए वो रिसर्च की है। और अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स को सही से एनालाइज करते हैं तो यार कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर्स एब्सोल्यूट फेवरेट है, मतलब उनके ऊपर ऑलमोस्ट हर साल या तो क्वेश्चन आ ही रहा है या फिर चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और फिर वहां से क्वेश्चन आ जा रहा है। तो मैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर अलॉन्ग विद देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा 10 मिनट का वीडियो आपके साथ हर रोज शेयर कर सकती हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 4 मार्क्स इन 10 मिनट्स, यानी ऐसे सिलेक्टेड चोजन टॉपिक्स होंगे जो 99% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आकांक्षा मैम हर दिन आपके साथ ऐसी या हर ऑल्टरनेट डे या हर कम से कम वीक में 2 ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आकांक्षा मैम आपके साथ शेयर करें, सिर्फ आपको अपने दिन के 10 से 15 मिनट निकालने होंगे। तो उसके लिए फटाफट से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ यार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कम से कम, क्योंकि ये पहली वीडियो इस सीरीज की है ना, सच दैट मैं ये समझ पाऊं कि वाकई आपका इससे फायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और मेहनत करूं और इस तरह का आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं, तो कम से कम इस वीडियो के ऊपर मेरे को 500 कमेंट्स देखने के लिए मिलने चाहिए। एंड क्योंकि आकांक्षा मैम का चैनल है, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। बट आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, जहां से हर साल, नॉट जस्ट ऑल्टरनेट ईयर है ना बेटा, हर साल यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी एक्सेप्शंस हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटेड वो सब भी मैं आपको आज इस वीडियो में ही कवर करा रही होगी। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास सोडियम एटम है ना यार। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, सोडियम एटम की, तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 है ना। तो यार यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 3s2 3p 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी ध्यान से देखा जाए तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो इसके पहले शेल में 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सेकंड शेल में फिर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऐसे करते करते लास्ट शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई भी एटम है और उसके लास्ट शेल में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो बेटा किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि देखो अब ये इलेक्ट्रॉन खुशी से तो बाहर नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज यार इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर बीच में एटम का न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी, बिकॉज ऑफ विच ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर नहीं जा पाएगा। पर अगर मैं जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती हूँ इस एटम से, तो मैं अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हूँ और वही एनर्जी जो मैं प्रोवाइड कर रही होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको हमेशा खुद प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी, है ना। कहने का मतलब है अगर कोई एटम अपनी गैसियस स्टेट में है और आप उससे उसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा H और अगर आप सबस्क्रिप्ट में I लगा दें तो ये बन जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको हमेशा देनी ही पड़ती है, मतलब ये हमेशा अब्सॉर्ब ही होती है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव होती है और साथ ही साथ यहां पर ये जो प्रोसेस होता है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बेटा प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस हमारा हमेशा एंडोथर्मिक होगा क्योंकि इसमें हमेशा ही एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होगी। अब उसके बाद हम यहां पर कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं अपने आप से लिखूं तो देखो, सबसे पहले जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा Z इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। अब देखो अगर तो मेरे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो जिस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, है ना, जैसे मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती हूँ और अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, भाई ये जो न्यूक्लियस है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इनके बीच में क्या अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और अगर तो इनके बीच में बेटा अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आराम से खुशी खुशी बाहर निकलना चाहेगा? जी नहीं, है ना। मतलब आपको और ज्यादा
एनर्जी लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और फिर आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एंड हेंस यहां पर पहला पॉइंट तो हमारा इसी के साथ हो जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इसका मतलब खुद सोचो, एक एटम है उसका साइज इतना छोटू सा है ना, ये रहा उसमें आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसमें ये रहा इलेक्ट्रॉन, और फिर एक एटम है उसका साइज भाई बहुत बड़ा है, तो ये रहा दूसरा एटम, उसका न्यूक्लियस ये रहा और उसका साइज बहुत बड़ा है, और उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन। बेटा साइज जितना ज्यादा होगा, है ना, देखो साइज जितना ज्यादा मतलब न्यूक्लियस से दूरी उतनी ज्यादा हो गई। यहां पर ये दूर है आपका न्यूक्लियस से क्योंकि साइज बड़ा है ना, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी या इधर, तो इधर अट्रैक्शन ज्यादा होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जिसका साइज छोटा है उसमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगती है, तो यहां से प्रूव हो जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर किसी की NH2NP6 या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फिर मान लो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। हम मानते हैं कि ये सारी कैसी होती हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, और कोई भी अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। फिर भी अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो फिर क्या होगा बेटा, फिर आपकी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो जितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। और अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, मतलब कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा मतलब साइज ज्यादा, साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। फिर लास्ट हमारे पास जो आता है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान देना कि पहले तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट कहता है बेसिकली यहां पर कि इसको सिर्फ तब अप्लाई करना है, ये सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करना है या फिर सिर्फ तब वैलिड होगा जब दो एटम जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर किया जा रहा है उनकी n वैल्यू तो सेम हो लेकिन l वैल्यू डिफरेंट हो, है ना। डोंट वरी, इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगी, राइट है। अच्छा, उसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास जो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है, राइट बेटा, आपकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो किस तरह से रहती है, सबसे ज्यादा S की, फिर P की, फिर D की, फिर F की। ऐसा समझ सकते हो कि देखो S जो है न्यूक्लियस के सबसे पास है ना, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, फिर P, फिर D और फिर F। कूल है। अब जो मैंने यहां पर लिखा है कि n वैल्यू सेम और l वैल्यू डिफरेंट, उसका मतलब क्या होता है, देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट को आपको नॉर्मली अप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऐसे एटम्स के बीच में अप्लाई करना है जहां पर क्या है, n वैल्यू सेम है बट l वैल्यू डिफरेंट है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बनते हैं बेरिलियम और बोरॉन, है ना। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2s2 से और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा 2p1 से, राइट बेटा। बेरिलियम में कहाँ से निकलेगा, 2s2 से निकलेगा, और बोरॉन के केस में 2p1 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसकी n वैल्यू कितनी बनेगी 2 और l वैल्यू कितनी बनेगी 0। बेटा यहाँ इसकी n वैल्यू 2 बनेगी और l वैल्यू कितनी बनेगी, l वैल्यू विल बी 1। तो देखो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है ना, n वैल्यू सेम है और l वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन आ गई जहां आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट को अप्लाई करना होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है विच इज S, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहां पे क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन को S में से निकालना पड़ रहा है और S ज्यादा पास है न्यूक्लियस के, तो ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा पेनिट्रेशन है, इसीलिए आपका जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन, है ना। अब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, एक जनरल ट्रेंड बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, अगर मैं बात करती हूँ जनरल ट्रेंड की, देखो जनरल का मतलब क्या होता है, जो जनरली हर जगह लग जाना चाहिए। अब भाई वो तो डिपेंड करता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली क्या होना चाहिए, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ, आप सबको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जब आप चलते हो किसके अंदर बेटा, एक पीरियड के अंदर। एक पीरियड के अंदर जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है और बढ़ता है ना। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा होगा
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे जब आप डाउन द सीरीज जाते हो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो बेटा, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपका साइज बढ़ता है, और अगर आपका साइज बढ़ेगा तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, है ना। तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है और टॉप टू बॉटम हमारा साइज डोमिनेट करता है। तो भाई ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज। तो यहां पर अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए, है ना। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो यहां से बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग तरीके से, तो इसको ध्यान से देख लो। और लर्न करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आपको सिंपल सीधा सा लॉजिक याद रखना है ना। तो सेकेंड पीरियड के हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, लिथियम, फिर बेरिलियम, देन बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, है ना। देखो यार, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो नोबल गैस होती है ना, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p6, 2s2 2p6, मतलब फुल्ली फिल्ड। तो यार हर पीरियड में जितने भी पीरियड्स होते हैं ना, सारे पीरियड्स में जो नोबल गैस होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। बाकी यहां पर देखिए, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, नहीं, देखना पड़ेगा आपको इंडिविजुअल केस बनाकर। तो यहां पर आप वैलेंस शेल लिखो, वैलेंस शेल लिखेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है। इनफैक्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इसके ऊपर, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, आपको सीधा क्या करना है, वैलेंस शेल जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। तो यहां पर ये बनेगा 2s1 बेटा, ये बनेगा 2s2, ये बनेगा 2p1, ये बनेगा 2p2, ये बनेगा 2p3, फिर ये बनेगा 2p4, ये बनेगा 2p5, सही है। तो देखो हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 में से निकल रहा है, इधर 2s2 में से। यहां पर क्या लग सकता है, कुछ भी नहीं। क्या यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, सीधा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, तो बेरिलियम की ज्यादा होगी। लेकिन अभी अभी आप देख कर आए कि बेरिलियम और बोरॉन के बीच में पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, बिकॉज ऑफ विच बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। फिर यहां से यहां जाओगे, बोरॉन टू कार्बन कुछ नहीं है, सीधा सीधा भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। यहां पर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेफ्ट राइट जा रहे हो, है ना। अब उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी है, हाफ फिल्ड। एंड हाफ फिल्ड कैसी होगी, एक्स्ट्रा स्टेबल होगी, तो इसलिए यहां पर ये एक्सेप्शन आ गया। और फिर तो नॉर्मल है कि भाई फ्लोरीन की फिर उससे ज्यादा होगी, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो ओवरऑल देखा जाए तो लिथियम की सबसे कम है, फिर लिथियम के बाद आएगा बोरॉन, बेटा बोरॉन के बाद बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन, है ना। तो कहां हमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिला, एक तो यहां पर किसकी वजह से, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से, और एक यहां पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। यहां पर ये दो एक्सेप्शंस आ गए, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो बोरॉन फैमिली होती है, बोरॉन फैमिली में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, थैलियम। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये कि ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली का आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो देखो यहाँ पर ना लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन भी लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी और साइज का फैक्टर भी, सब मिला जुलाकर जो ट्रेंड आता है उसको लर्न करने का क्या तरीका है, वो है ये W। आपको फटाफट से अपनी कॉपी में इस तरह से एक W ड्रॉ करना है और लाइन से सारे एलिमेंट लगाते जाओ। तो लाइन से लगाओगे, यहाँ आएगा बोरॉन, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा इंडियम, फिर आएगा थैलियम। तो यहाँ पर बोरॉन है, फिर थैलियम है, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इंडियम है। मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखा जाए बेटा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है बोरॉन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की और फिर इंडियम की। तो बस यही ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। उसके बाद हमारे पास 3D, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्टली यहीं से पूछा है आपका। उसके बाद हमारे पास जो हमारी 3D सीरीज होती है ना, 3D सीरीज कौन सी होती है, ये वाली। देखो जी, दिस इज द सीरीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाली जो आपकी 3D सीरीज है ना। 3D सीरीज में अगर देखा जाए तो वहां पर 3D सीरीज के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड आता है, उसके लिए भी तुम एक बहुत सिंपल सा निमोनिक याद रख सकते हो। तो हमारे पास जो निमोनिक होता है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। अब इसके लिए हमारे पास निमोनिक होता है जाने फिर कोमल। वाह। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेरी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो पिंड है, फटाफट से वहां पे ज्वाइन कर लेना, सच दैट आप ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, मतलब जितना भी इस वीडियो में कवर किया है, वो पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। तो इसके मदद से तुम डेली 15-20 मिनट निकाल के बस वो पीडीएफ देखकर रिवीजन भी कर सकते हो अपना, है ना। तो यहाँ पर जो निमोनिक आता है बेटा, निमोनिक आता है कि जाने फिर कोमल, जाने फिर कोमल, क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं मानती, मानती, वो भी कर सकती है, वो भी कर सकती है ना। तो वो भी कर सकती है। तो यहां पर आपको जाने से याद रखना है क्या, जिंक, यहां जिंक, फिर यहां पर आ जाएगा आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर कॉपर, फिर निकल, फिर मैंगनीज, यहां से आएगा टाइटेनियम, वेनाडियम, फिर आ जाएगा आपके पास क्रोमियम एंड स्कैंडियम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिंक की होती है, फिर आयरन की, फिर कोबाल्ट की, फिर कॉपर, देन निकल, देन मैंगनीज, फिर आता है टाइटेनियम, देन वेनाडियम, बेटा उसके बाद क्रोमियम और फिर स्कैंडियम। तो बस हो गया, पूरी 3D सीरीज का ये हमारे पास ट्रेंड आता है। फिर अगर हम कंपैरिजन करते हैं 3D, 4D और 5D सीरीज के अंदर, है ना, देखो ये मेरी 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। तो बेटा इसके अंदर हमारा जो थर्ड ग्रुप होता है ये रहा ग्रुप 3, यहाँ नॉर्मल ट्रेंड आता है, मतलब कि डाउन द ग्रुप मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नॉर्मली डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ वैसा ही होता है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन उसके बाद आपको ये टर्म ध्यान रखना है, तिवकर्णी, है ना, तिवकर्णी, इसको ध्यान रख लो। अब तिवकर्णी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तिवकर्णी में आ गया टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम और निकल। तो ये चारों जो ग्रुप है इसमें बिल्कुल उल्टा ट्रेंड बना दो। तो एक तो ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, सॉरी एक ये वाला ग्रुप है ना। अब इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रेंड हम बना देंगे। तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ट्रेंड क्या बनेगा कि आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है भाई नीचे जाते हुए। तो इन सारे ग्रुप में, 4 ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखा दो, मतलब ऑपोजिट ट्रेंड दिखा देंगे। और बाकी जितने ग्रुप हमारे पास बच गए हैं वहां आपको बस एक टिक, है ना, बड़ा मजा आता है जब हम ऐसे कॉपी में क्या करते थे, मतलब बस कुछ नहीं यार, एक टिक का साइन बनाना है, दैट इज इट, और लाइन से एलिमेंट को लगा देंगे। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी है और यहाँ पर एलिमेंट है ना। तो इसमें देखो जैसे मेरे पास है मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, तो यहाँ पर मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, तो सबसे ज्यादा रीनियम की, फिर मैंगनीज की, फिर टेक्नीशियम की। ट्रेंड जो निकल के आएगा वो ये कि 5D वाले की सबसे ज्यादा होती है, फिर 3D वाले की और फिर 4D वाले की, राइट। तो बाकी जो ग्रुप बच गए उसमें रीनियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, ऑस्मियम, आयरन, रुथीनियम, इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम, फिर गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम। दैट इज इट एवरीवन। इसी के साथ जितने भी ट्रेंड्स थे हमारे और जितने भी एक्सेप्शंस थे, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, हमने कर लिए सारे फिनिश। मेक श्योर कि आपने वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार, सच दैट ऑलमोस्ट हर दिन मैम आपके लिए ऐसी मेहनत कर रही हूँ और इस तरह से बहुत कम समय में आप एक कॉन्सेप्ट सीख भी लें, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आप एक ही वीडियो के थ्रू कर पाएं, है ना। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, सी यू द नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर।